सभी प्यारे दोस्तों को गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त अंकित चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पे। आशा करता हूं कि आप सभी बेहतरीन जबरदस्त जिंदाबाद होंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे, सभी चीजें आपके समझ में भी आ रही होंगी। तो कल हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की, बहुत सारियों में क्या नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियां डिस्कस की, चाहे पटकोई बुम हो, नागा पहाड़ी हो, लेमाटोल हो या फिर लोसाई हिल्स हो जिनकी सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लू है, फिर गारो खासी जयंतिया पहाड़ी बताई, फिर मैंने आपको उत्तर के मैदान नॉर्दर्न प्लेन्स बताए। और थोड़ी सी चीजों को और समझ लेते हैं बच्चे। मैंने आपको कल बताया था बच्चे उत्तर के मैदान, एक बार जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है इस चैप्टर के अंदर वो एक बार मैं डिस्कस कर लूं आपसे मोटा मोटा। तो मैं आपसे बताऊं बच्चे, सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाए थे उत्तर के पर्वत जिन्हें बोलते हैं नॉर्दर्न माउंटेन्स। ठीक है ना, क्या बोलते हैं बेटा? उत्तर के पर्वत जिन्हें हम कहते हैं। तो उत्तर के पर्वत क्या होते हैं, ध्यान से समझना है बच्चे। उत्तर में भारत के क्या पाए जाते हैं? माउंटेन्स पाए जाते हैं, जिसमें आपका देखा होगा काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज, ग्रेट हिमालयाज, लेसर हिमालयाज, शिवालिक। और इधर फिर मैंने आपको आपकी मीरी, मिशिमी, अबोहर पहाड़ी, ठीक है ना, यहां बताई। पटकोई बुम्ब आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर, फिर नागा पहाड़ी नागालैंड में, फिर मणिपुर या लेमाटोल पहाड़ियां, फिर इसके बाद में लोसाई हिल्स, गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी, अराकान योमा पर्वत। ठीक है ना भाई। तो अराकान योमा पर्वत हिमालय का ही विस्तार है और ये म्यांमार और इंडिया की सीमा बनाता है। फिर मैंने आपको बताया था कि भैया ये वाला जो एरिया है इंडिया का, ये वाला जो पोर्शन है, यहां पर क्या होता है? उत्तर के मैदान पाए जाते हैं इस क्षेत्र में, नॉर्दर्न प्लेन्स। यहां पे ये उत्तर के मैदान भारत में तो यहां पे हैं, लेकिन ये बच्चे वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश तक भी जाते हैं। इन मैदानों का निर्माण कैसे हुआ है? नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद के जमाव से सेडिमेंट को जमा कर दिया, जिससे कि ये मैदान बन गए हैं। और मैंने आपको बताया था भात खाबों से, इन्हें आप याद रखोगे, भात खाबों, इनको 4 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से थे भात खाबों से? मैंने आपको बताया था भाबर। और भाबर के बारे में मैंने जब आपको बताया तो मैंने बताया था बच्चे, भाबर के मैदानों में नदियां मोटे मोटे पत्थर ले आती हैं। ये मोटे मोटे पत्थर जब जमा होते हैं बेटा, तो यहां पर नदियां पत्थरों के नीचे से बहने लगती हैं और ये शिवालिक के जस्ट साउथ में पाए जाते हैं भाबर। भाबर के बाद मैंने आपको बताया था तराई के बारे में। तराई के मैदान समतल हैं, नम हैं, आर्द्रता ज्यादा होती है, नदियां पुनः बाहर निकल आती हैं, यहां पर गन्ना और धान की खेती की जाती है बेटा। ये बात मैंने आपको बताई थी, ठीक है ना। तो भाबर के बाद तराई, ठीक है ना। और तराई के बाद मैंने आपको बात जो की बच्चे, वो की थी आपकी खादर के बारे में। और खादर में मैंने आपको क्या बताया था? नदियां जब आगे बढ़ती हैं तो बेटा हर साल नदियां बाढ़ लेके आती हैं। जब नदियां बाढ़ लाती हैं तो ये इसके पानी के साथ अवसाद आते हैं और नदियां अपने आसपास वाले क्षेत्र में यहां पर नई मिट्टी, नई जलोढ़ मिट्टी को जमा कर देती हैं, जिसे कांप मिट्टी भी कहते हैं। तो ये ज्यादा उपजाऊ जमीन हो जाती है, नई मिट्टी हमेशा ज्यादा फर्टाइल होगी। तो खादर के मैदान कौन से हैं बेटा? जो नदी के बाढ़ वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, नदियों द्वारा यहां पे लाके नई मिट्टी हर साल जमा की जाती है। और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था बेटा बांगर के बारे में। बांगर वो क्षेत्र था जहां नदियों के बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है, पहले कभी पहुंचता होगा, अब नहीं पहुंचता है। तो यहां बेटा पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ये बेटा कम उपजाऊ होती है खादर की अपेक्षा। इन चारों के चारों में सबसे ज्यादा उपजाऊ बेटा खादर के मैदान है। बात समझ में आ रहा है ना? बहुत अच्छे। तो यहां तक चीजें आपकी समझ में आई होंगी। आगे की चीजों को और भी कंटिन्यू करते हैं। ये जो मैदान है बच्चे बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल में भी पाए जाते हैं। आपको पता होगा ये जो आज आप बांग्लादेश देखते हो, ये पहले कभी बंगाल हुआ करता था पूरा, ठीक है ना। वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश वाला एरिया पूरा ये बंगाल हुआ करता था, लेकिन जब भारत आजाद हुआ 1947 में तो ये पूर्वी पाकिस्तान बन गया। और 1971 में इंदिरा गांधी के समय इसे बच्चे क्या बना दिया गया? तो इसे ही बना दिया गया था बांग्लादेश देश। बात समझ में आ रहा है? मैं बहुत अच्छा हूं बच्चे। तो जल्दी से सभी बच्चे क्लास से जुड़िएगा और चीजों से देखो, चीजों को सीखो। जो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूं उसे सीखो। ये वादा है मेरा कि आप जो भी एग्जाम दोगे, अगर ज्योग्राफी का क्वेश्चन आएगा बेटा तो छोड़ के नहीं आओगे, लेकिन क्लास को समझते जाओ बस, ठीक है ना। अब देखो यहां समझो,
हाँ बेटा, बांगर पुरानी मिट्टी का है और खादर नई मिट्टी का है। खादर नदी के पास बाढ़ वाले क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है ना। तो खादर और बांगर ऐसे समझ जाना है। दिल्ली पुलिस में 3 क्वेश्चन बने हैं उत्तर के मैदानों से, 2021 की बता रहा हूं। तो हर एग्जाम में जो भी दिल्ली पुलिस के लिए जरूरी होगा बेटा, आपके चारों बैच दिल्ली पुलिस के हैं, चारों बैचों के प्रीवियस ईयर को बेस मान के उनकी स्टडी करके मैं उन टॉपिक्स को बहुत ज्यादा डिटेल में लेके चलूंगा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा, क्लास के बाहर जाने का मतलब नहीं बनता क्वेश्चन का। अगर मैं बात करूं मेरे साथी, जो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अब ध्यान क्या रखनी है, एक है बरिंद, बरिंद के मैदान। बरिंद के मैदान कहां पाए जाते हैं, एक बात ध्यान रखो। तो ये जो उत्तर के मैदान है, इनका बेटा विस्तार, इनका एक्सपेंशन, इनका विस्तार बेटा कहां तक है, इनका विस्तार बांग्लादेश में भी है, ठीक है ना भाई। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि उत्तर के मैदानों का विस्तार भारत से अलग और किस देश में है, तो बच्चे बांग्लादेश के अंदर भी है। यानी कि जो उत्तर के मैदान हैं वो बांग्लादेश तक फैले हुए हैं। तो एक पॉइंट आपको लिखोगे कि उत्तर के मैदानों का विस्तार बांग्लादेश तक है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है ना। कहां तक है बेटा, बांग्लादेश तक फैले हुए हैं। यानी कि यहां भी उत्तर के मैदान हैं, क्योंकि वेस्ट बंगाल में भी आते हैं बेटा और बांग्लादेश में भी आते हैं, ठीक है ना। और बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल में, यानी कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में उत्तर के मैदानों को एक दूसरे नाम से जानते हैं, इन्हें बरिंद के मैदान कहा जाता है, ठीक है ना भाई। तो यहां एक पॉइंट लिखोगे, उत्तर के मैदानों को, उत्तर के मैदानों को वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में, बांग्लादेश में क्या बोलते हैं बच्चे, बरिंद का मैदान भी कहा जाता है, बरिंद का मैदान भी कहते हैं। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा बरिंद का मैदान कहां पाया जाता है, तो बच्चे ध्यान रखना है, या तो ऑप्शन में वेस्ट बंगाल होगा या फिर बांग्लादेश होगा, दोनों में से एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपसे क्वेश्चन और पूछा गया, उत्तर के मैदानों का विस्तार और किस देश में है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, आपको बांग्लादेश पकड़ लेना है, क्योंकि बांग्लादेश वेस्ट बंगाल यानी कि बंगाल का ही, भारत का ही हिस्सा था पहले, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। सर बाहर से केसी पढ़ने की नीड, बेटा देखो ज्योग्राफी में तो पढ़ने की नीड में नहीं छोड़ूंगा आपकी, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा, वहां भी कोई नीड नहीं छोड़ूंगा। बाकी और भी टीचर बेटा अपना 100% प्रयासरत हैं आपके साथ, तो आप बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ज्योग्राफी में एक चीज भी आपको बाहर से पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना भाई। सर पीडीएफ नोट्स बनाता हूं, क्या मैं सही करता हूं प्लीज। बिल्कुल बनानी चाहिए बेटा, अपने आप से बनाओगे और ज्यादा बेहतर है, आप अपने शब्दों में चीजों को अरेंज कर पाओगे। पीडीएफ नोट्स तो बच्चों खुद से ही नोट करना चाहिए, अगर एग्जाम में आपके में समय है इतना तो आप बिल्कुल खुद से नोट कीजिएगा, और ये आगे के लिए भी आपके लिए कारगर रहेंगे। तो बात समझ में आ गई होगी। अब मैं बात करूं बच्चे, ये जो क्षेत्र है आपका, कौन सा वाला क्षेत्र, क्षेत्र में दिखाता हूं पहले, उसके बाद बात करेंगे। तो बरिंद के मैदान आपके समझ में आ गए होंगे। अब देखो यहां बात समझो, ये जो एरिया है आपका, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, यहां पर पाया जाता है बच्चे थार का मरुस्थल या भारतीय मरुस्थल, इंडियन डेजर्ट। तो आपको एक छोटी सी हेडिंग डाल देनी है बच्चे, थार का मरुस्थल या फिर भारतीय मरुस्थल, भारतीय मरुस्थल। मरुस्थल को बेटा हम क्या बोलते हैं, डेजर्ट भी कहते हैं, डेजर्ट, डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब क्या होता है बेटा, रेगिस्तान भी कहा जाता है इसे, रेगिस्तान, रेगिस्तान। डेजर्ट बेटा 2 प्रकार के होते हैं, या तो हॉट डेजर्ट गर्म मरुस्थल होगा, या बेटा कोल्ड डेजर्ट होगा, ठंडी मरुस्थल होगी, यानी कि कोल्ड डेजर्ट को शीत मरुस्थल भी कहा जाता है। जो आपका भारतीय मरुस्थल है बेटा, इसका एक दूसरा नाम भी है, इसे हम थार का मरुस्थल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इसे हम थार का मरुस्थल भी कहते हैं, थार का मरुस्थल। और ये जो थार का मरुस्थल है ये बेटा एक हॉट डेजर्ट है, गर्म मरुस्थल है, हॉट डेजर्ट है, ठीक है ना, हॉट डेजर्ट है यानी कि गर्म मरुस्थल है। और थार के मरुस्थल का विस्तार बच्चे आपके 2 देशों में पड़ता है, यानी कि पहले पाकिस्तान भी इंडिया का ही भाग हुआ करता था और राजस्थान से भी बॉर्डर लगता है। तो इस थार के मरुस्थल का कुछ हिस्सा बेटा कहां आता है, पाकिस्तान के अंदर भी आता है, ठीक है ना भाई। तो इसका विस्तार कहां कहां है बच्चे, तो पाकिस्तान और भारत में इसका विस्तार है। पाकिस्तान
प्लस इंडिया, यानी कि भारत और पाकिस्तान में इसका विस्तार है। और इंडिया के किन किन राज्यों में इसका विस्तार है, भारत के कौन कौन से राज्यों में इसका विस्तार पाया जाता है, तो ध्यान रखना है इसका सबसे ज्यादा विस्तार है बच्चे राजस्थान राज्य में। राजस्थान राज्य में सबसे ज्यादा विस्तार है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना भाई। राजस्थान के बाद मैं बात करूं बच्चे आपसे, तो गुजरात राज्य में भी इसका कुछ क्षेत्र आता है, गुजरात राज्य में भी इसका कुछ क्षेत्र आता है, गुजरात में इसका क्षेत्र आता है। गुजरात के साथ साथ बच्चे ध्यान रखना है आपका, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, और बच्चे कौन सा स्टेट आता है, तो कुछ मात्रा में आपका हरियाणा राज्य, HR मतलब हरियाणा, हरियाणा में भी इसका कुछ क्षेत्र आता है। तो ये प्रमुख राज्य हैं जिसमें भारतीय मरुस्थल यानी कि थार का मरुस्थल फैला हुआ है। ज्यादातर एरिया इसका राजस्थान में आता है। एक क्वेश्चन पूछता है आपसे कि थार का मरुस्थल किस पर्वत के पश्चिम में पड़ता है, पश्चिम में मतलब वेस्ट में, तो यहां ध्यान से देखना है बेटा, यहां एक पर्वत है गुजरात से दिल्ली तक फैला हुआ है जिसका नाम है अरावली पर्वत, यह अरावली पर्वत है। तो अरावली पर्वत के पश्चिम में कौन सा मरुस्थल है बच्चे, थार का मरुस्थल। तो थार का मरुस्थल किस पर्वत के पश्चिम में है, यह अरावली पर्वत के वेस्ट में है, यह अरावली पर्वत के पश्चिम में है। किस पर्वत के पश्चिम में, अरावली पर्वत के पश्चिम में स्थित है थार का मरुस्थल, ये बात ध्यान रखनी है। अरावली पर्वत के वेस्ट यानी कि बेटा पश्चिम में स्थित है आपका थार का मरुस्थल, आपको ये बात ध्यान रखनी है। आपसे पूछेगा भारतीय मरुस्थल या थार के मरुस्थल की प्रमुख नदी कौन सी है, एक बता रहे हैं विंध्यान पर्वत, रागनी गुप्ता, बेटा बहुत मारूंगा, गलत बता रहे हो। सौरभ सैनी, सौरभ सैनी को बेटा ये कुछ मुंह पे इसके पे क्या हो गया, लाल लाल दिखाई दे रहा है, इमोजी भेजी है इन्होंने इतनी प्रेम पूर्वक, बहुत अच्छे। चलो बात समझ में आ रहा है। तो बच्चे थार का मरुस्थल कहां पड़ता है बेटा, अरावली पर्वत के वेस्ट में पड़ता है। और एक लूनी नदी है बेटा, लूनी नदी, आपसे पूछेगा कौन सी नदी भारत के मरुस्थल यानी कि थार के मरुस्थल की प्रमुख नदी है, तो यहां पर एक बेटा नदी बहती है कि जिसका नाम क्या है, लूनी नदी, ठीक है ना भाई। तो लूनी नदी प्रवाहित होती है, लूनी नदी भारतीय मरुस्थल की प्रमुख नदी है, ठीक है ना भाई। भारतीय मरुस्थल की प्रमुख नदी कौन सी है बच्चे, भारतीय मरुस्थल की प्रमुख नदी है। पढ़ाऊंगा लूनी नदी के बारे में डिटेल में, लेकिन यही लिख देना, लूनी नदी भारत के मरुस्थल में प्रवाहित होती है और यह प्रमुख एक नदी है भारत के मरुस्थल में बहने वाली, ठीक है ना। बहुत अच्छे, साबरमती नहीं लिखोगे, लूनी लिखोगे, लूनी, ठीक है ना भाई। तो लूनी नदी हो जाएगा, बात क्लियर है। तो इतनी चीजें डिस्कस की, ये था आपका थार का मरुस्थल यानी कि जिसे हम थार डेजर्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। बिरहन, ठीक है ना, बिरंद के मैदान कहां पाए जाते हैं, वेस्ट बंगाल, और हमारा जो उत्तर के ये मैदान है बेटा ये बांग्लादेश तक इनका विस्तार है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं बच्चे आगे, अगला टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है, और ये टॉपिक हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं इसे बहुत डिटेल में आपको बताता हुआ चलूंगा और आपको सीखना भी है। तो हेडिंग डाल दोगे बच्चे, पेनिनसुलर प्लेट्यू, पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है ना भाई। पेनिनसुलर प्लेट्यू हिंदी में कहते हैं बच्चे प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है ना भाई। प्रायद्वीपीय पठार को हम साउदर्न यानी कि दक्षिण भारत का पठार भी कहते हैं, साउदर्न प्लेट्यू, तो इसे हम दक्षिण का पठार भी बोलते हैं, दक्षिण का पठार। अब दो शब्द आपको ध्यान से समझने हैं, हालांकि मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। देखो, एक होता है बच्चे प्रायद्वीप, एक होता है बच्चे आपका द्वीप। द्वीप बोलते हैं बेटा आइलैंड्स के लिए, तो द्वीप क्या होता है, द्वीप, ध्यान से समझना है, द्वीप, द्वीप यानी कि जिसे कहा जाता है आइसलैंड, ठीक है ना भाई। अब देखो आइलैंड समझना है, आइलैंड का मतलब होता है द्वीप, जमीन का ऐसा भाग यानी कि लैंड का, जमीन का वह भाग, जमीन का वह भाग जो चारों ओर से, जो चारों ओर से जल से घिरा हो, ठीक है ना। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जल से घिरा हो, ठीक है ना भाई, उसे क्या बोलते हैं बेटा, उसे कहते हैं हम द्वीप कहते हैं। अब बेटा प्रायद्वीप क्या होता है, प्रायद्वीप को पेनिनसुला कहा जाता है, प्रायद्वीप को क्या बोलते हैं बेटा, प्रायद्वीप को बोलते हैं पेनिनसुला, पेनिनसुला। और पेनिनसुला क्या होता है, ये बात ध्यान से समझनी है।
जमीन का वह भाग जो तीन ओर से जल से घिरा हो। ठीक है ना भाई, जमीन का कोई टुकड़ा, जमीन का भाग, पार्ट ऑफ लैंड कवर्ड बाई वाटर बाई थ्री साइड। ठीक है ना भाई, तो जमीन का भाग जो तीन ओर से, तीन तरफ से, ठीक है ना भाई, तीन ओर से जल से घिरा हो, जल से घिरा हो। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, यानी कि भैया प्रायद्वीप क्या होता है, तो आप बताओगे जमीन का ऐसा भाग जो तीन ओर से पानी से घिरा हो, जल से घिरा हो बच्चे, उसे कहते हैं बच्चे प्रायद्वीप। एक कह रहे हैं सर लूनी नदी कहां से बहती है, बेटा नाग पहाड़ से निकलती है। अरावली पर्वत के पास एक जगह है नाग पहाड़, अजमेर में, वहां से निकल के आती है। और गुड़िया दामनी, मैं अभी नदी नहीं पढ़ा रहा हूं, सिर्फ मैंने आपको बताया है कि लूनी नदी भारत के मरुस्थल में बहती है। बाकी मैं लूनी की टांग भांग बहन सब कुछ बता दूंगा आपको, सब कुछ बताऊंगा, उसकी बहन कौन सी है, भाई कौन सा है, कहां से निकलती है, कहां जाती है। लेकिन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब चीजों को समझिएगा। अब देखो यहां बात समझना है, ज्योग्राफी के कितने क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा, 450-500 क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है ना, आपके एक ही एग्जाम। भाई बुद्धि लगाया करो, सिलेबस चेक किया करो, इतना तो खुद भी देखोगे 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं और एक क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, ठीक है भाई। बेटा किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इससे ज्यादा डिटेल में ज्योग्राफी कहीं नहीं पूछी जाएगी, मैं पूरी डिटेल में बता रहा हूं आपको। ठीक है ना, तो सी डी ग्रुप का कोई भी एग्जाम दे रहे हो आप, उसमें ये बिल्कुल प्रॉपर काम करेगी। और एक होता है बच्चे जिसे बोलते हैं द्वीप पुंज, ठीक है ना, या द्वीप समूह। ठीक है ना, ध्यान से समझना है, द्वीप पुंज या जिसे कहते हैं हम द्वीप समूह। द्वीप समूह क्या होता है, द्वीप समूह को कहा जाता है बेटा ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ठीक है ना भाई, द्वीप समूह, बात समझ में आ रही है थोड़ी सी, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ये द्वीप समूह क्या होते हैं भाई, जमीन से देखो, ये कोई जमीन का टुकड़ा है, ये कोई जमीन का टुकड़ा है और ये चारों ओर से पानी से घिरा है, तो ये तो द्वीप हो गया। लेकिन ऐसे ही जमीन के कई सारे टुकड़े अगर एक जगह हैं, यानी कि कई सारे द्वीप अगर एक जगह स्थित हैं, जैसे कि अंडमान निकोबार एक द्वीप समूह है, उसमें दुनिया भर के द्वीप आते हैं। तो बहुत सारे द्वीप अगर एक जगह इकट्ठे हों तो उसे द्वीप पुंज या फिर द्वीप समूह या फिर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स कहा जाता है। बात समझ में आ रही है ना, एक बार दिखाना जरा, कमेंट सेक्शन ऑन करना। बेटा सबसे कम तटीय सीमा किसकी है, गोवा की है, मैंने आपको बताया है, आपने ध्यान से पढ़ा नहीं है शायद। ठीक है ना, तो गोवा की तटीय सीमा सबसे कम है। तो यहां मैंने आपको बताया द्वीप क्या होते हैं, जमीन का ऐसा टुकड़ा जो बेटा चारों ओर से पानी से घिरा हो, कवर्ड हो जल से, उसे द्वीप कहते हैं, आइलैंड कहते हैं। और द्वीप पुंज या द्वीप समूह जब बहुत सारे द्वीप एक जगह इकट्ठे हों तो उसे हम ग्रुप ऑफ आइलैंड्स कहा जाता है। उसे प्रायद्वीप के बारे में मैंने आपको बताया, पेनिनसुला किसे कहते हैं, जमीन का ऐसा भाग जो तीन ओर से जल से घिरा हो, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। और जो भारत का दक्षिणी हिस्सा है बेटा, वो प्रायद्वीपीय भारत क्यों कहलाता है, क्योंकि ये तीन ओर से जल से घिरा हुआ है। देखो ध्यान से समझो, ये भारत का दक्षिणी भाग है, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, इसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। और प्रायद्वीप कहने का कारण, पेनिनसुला कहने का कारण क्या है इसका, क्योंकि ये तीन ओर से जल से घिरा है। अब तीन ओर देख लो, एक साइड ये हो गई पश्चिम वाली, इधर क्या है बेटा, अरब सागर है, इधर क्या है बेटा, अरब सागर। तो एक साइड से अरब सागर से घिरा है, एक साइड पूर्व में बेटा BOB बंगाल की खाड़ी है, और एक साइड बेटा साउथ में इसके हिंद महासागर है। तो दक्षिण भारत को यानी कि साउथ इंडिया को बेटा, कैसे बेटा, साउथ इंडिया को, दक्षिण भारत को क्या कहा जाता है बेटा, पेनिनसुलर इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि दक्षिण भारत तीन ओर से जल से घिरा है और तीन ओर से जल से घिरे हुए क्षेत्र को ही प्रायद्वीप कहते हैं। लद्दाख डेजर्ट भी बताओ, अरे लद्दाख डेजर्ट के बारे में बताया तो भैया शीत मरुस्थल है, और क्या बता दूं, वहां से क्वेश्चन नहीं बनता है जब। ठीक है ना, तो भारत का ठंडा मरुस्थल कौन सा है, लद्दाख का मरुस्थल आप बता दोगे। थार के मरुस्थल के बारे में जो भी इंपोर्टेंट फैक्ट थे मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना, तो चीजों को जितना मैं बता रहा हूं उससे ज्यादा ना तो कभी एग्जाम में बना है, और जहां भी जरूरी फैक्ट होता है बेटा मैं उसे जरूर बताता हूं। ठीक है ना, तो बात क्लियर हो गई होगी। अब प्रायद्वीपीय भारत,
प्रायद्वीपीय भारत आपका अगर पूछे किसका हिस्सा है, तो बेटा स्टार्टिंग में जब मैंने आपको हिमालय पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया कि प्रायद्वीपीय भारत बेटा किससे टूट के आया है, गोंडवाना लैंड से टूट के आया है। तो ध्यान रखना है बच्चे, ये जो आपका प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है ना भाई, पेनिनसुलर इंडिया है, प्रायद्वीपीय भारत किसका भाग है बेटा, तो प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना लैंड का भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका भाग है बेटा, गोंडवाना लैंड का भाग है, हिस्सा है। तो प्रायद्वीपीय भारत किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड के टूट के आया था और बच्चे अंगारा लैंड यानी कि एशिया से चिपक गया था। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भारत किसका भाग है, प्रायद्वीपीय भारत किसका भाग है बेटा, गोंडवाना लैंड का भाग है। जास्कर के बारे में भी बताइएगा बेटा। हो राकेश जी तुम मुझे मिले नहीं बेटा, अगर मुझसे मिल लेते एक बार तो मेरा दिल एकदम मनमुग्ध हो जाता। ठीक है ना भाई, चलो चीजों को और समझने की कोशिश करनी है। बात क्लियर हो रही है ना बच्चे, नीचे हिंद महासागर है, प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और बच्चे अगर मैं बात करूं, हम प्रायद्वीपीय भारत के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम प्रायद्वीपीय भारत के पठार कहते हैं, पठार कहते हैं। पठार को बच्चे क्या कहा जाता है, तो पठार को कहा जाता है प्लेट्यू, प्लेट्यू कहा जाता है बच्चे। और प्लेट्यू क्या होते हैं बेटा, जमीन से ऊपर उठा हुआ भाग, जो ऊपर से कैसा हो बच्चे, फ्लैट हो, ऊपर से कैसा हो, फ्लैट, ऊपर से फ्लैट हो, रॉक यानी कि चट्टान का बना हुआ हो, ऊपर से समतल हो, ठीक है ना, और इसे 300 मीटर की दूरी से देखा जा सके। कितनी दूरी से बेटा, 300 मीटर के डिस्टेंस से जिसे देखा जा सके उसे ही हम पठार कहते हैं। तो जमीन से ऊपर उठा हुआ भाग, ऊपर से समतल चट्टान का बना हो, 300 मीटर की दूरी से देखा जा सके, उसे पठार कहा जाता है, उसे प्लेट्यू कहा जाता है। ठीक है ना भाई, सर यही अंदाज पसंद है आपका, ओ हो क्या बात कह दी, दिल जीत लिया। वैसे मेरा दिल पता नहीं आजकल इधर उधर भटक नहीं रहा है, ठीक काम कर रहा है। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। इकोनॉमिक्स कब पढ़ाओगे, आज रात को बेटा 1 बजे करीब इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है ना भाई प्रसाद साहब। तो बात क्लियर हो गई होगी प्लेट्यू के बारे में। तो अब भैया थोड़ा सा चीजों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। और एक और चीज ध्यान रखना है बच्चे, जो हमारा दक्षिण भारत का यानी कि प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार है, उसकी आकृति कैसी है, तो ट्रायंगुलर शेप है। आकृति, शेप पूछे आपसे, आकृति कैसी है बेटा, इसकी शेप कैसी है, तो इसकी जो शेप है बच्चे, इसकी जो शेप है वो त्रिभुजाकार है। कैसी आकृति का है बच्चे, त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार आकृति, त्रिभुज के आकार का, ट्रायंगुलर शेप यानी कि इस तरीके का है। और मैंने आपको बताया भी है कि भैया अपना ये इंडिया है, इसे ही हम प्रायद्वीपीय भारत का पठार कहते हैं। इसकी शेप कैसी है, ट्रायंगल के जैसी है, यानी कि इसे कहते हैं त्रिभुजाकार, यानी कि ट्रायंगुलर शेप का है दक्षिण भारत का पठार आपका। ठीक है ना, तो ये तो बेसिक जानकारी हो गई। अब स्टार्ट कर देते हैं, चलो प्रायद्वीपीय भारत के पठार के बारे में जानते हैं और एक एक पर्वत में आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। बेटा ये टॉपिक सबसे ज्यादा समय में खत्म होगा और सबसे ज्यादा प्रश्न भी आपको यही टॉपिक देगा। तो दो टॉपिक्स में जो मैं सबसे ज्यादा समय लेने वाला हूं, वो टॉपिक कौन कौन से हैं आपके, एक तो है बेटा नदियों वाला टॉपिक आपका, और एक है पर्वतों वाला टॉपिक। इनमें सबसे ज्यादा डिटेल में और सबसे ज्यादा समय में मैं आपको ये पढ़ाऊंगा। ठीक है ना भाई, यहां आ जाओ, ये इंडिया बन गया है आपका। अब प्रायद्वीपीय भारत के पठार के अंदर हमें बहुत सारे पर्वतों और पहाड़ियों के बारे में जानना है। यहां मैं बात करूं बेटा, सबसे पहले एक पर्वत आपसे पूछा गया है एग्जाम में, दिल्ली पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि अरावली पर्वत का विस्तार किस राज्य में नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा गया 2021 में। तो सबसे पहला पर्वत अरावली पर्वत। अगर आपने इंडिया का मैप देखा है तो आप आइडिया लगा सकते हो कि भैया ये गुजरात में होगा, राजस्थान में होगा, हरियाणा में होगा और लास्ट में दिल्ली में पहुंच जाता है। तो 800 किलोमीटर लंबा पर्वत है अरावली पर्वत। बुढ़ा पर्वत है, बुढ़ापा आ गया है। विश्व का सबसे पुराना पर्वत है, विश्व का सबसे नया पर्वत भी भारत में है, हिमालय पर्वत। ठीक है ना भाई, हंसते क्यों नहीं हो कभी कभी भी, मौनी कह रही हैं आप हंसते क्यों नहीं हो। बेटा मैं हंसता हूं, कभी कभी तो मैं हंस लेता हूं वैसे, लेकिन डेली डेली नहीं हंसा जाता है मुझसे। हैप्पी बर्थडे किसका हो रहा है, ठीक है चलो भाई। पठार लिखवा दीजिए, लिखवाएंगे बेटा, पठार भी लिखवाएंगे। मेरी चीजों को समझते हुए चलिएगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाया करो,
कोई भी बुक ले लो एक प्रीवियस ईयर की, उसमें जो जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूं बेटा, उन टॉपिक्स के क्वेश्चन बनाने स्टार्ट करो, और तब ये देखो कि जो आपका मास्टर आपको पढ़ा रहा है, आपका टीचर आपको पढ़ा रहा है, उससे आपके प्रीवियस ईयर के कितने क्वेश्चन बन पा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो यहां समझो। अब देखो यहां मैं बात करूं बेटा, पहला पर्वत अरावली पर्वत, अरावली माउंटेन, अरावली पर्वत। अगर मैं अरावली पर्वत की बात करूं, बड़ा बदतमीज पर्वत है बेटा। अब मैं बदतमीज क्यों कह रहा हूं बच्चे से, क्योंकि भैया बुढ़ापा आ गया है इसका, और बुढ़ापे में आदमी की थोड़ी सी बुद्धि ना चल जावे। ये इसकी लंबाई की बात करूं बच्चे, लंबाई लगभग इसकी 800 किलोमीटर है। कितनी है बेटा? 800 किलोमीटर। और क्या खास बात है अरावली के बारे में बच्चे, अरावली पर्वत का जो एक्सपेंशन है, विस्तार है, वो किन राज्यों में है? तो बच्चे गुजरात से स्टार्ट होता है, गुजरात में जाता है, फिर राजस्थान में चला जाता है, राजस्थान के बाद बेटा हरियाणा में चला जाता है, और फिर बेटा आपका ये दिल्ली में चला जाता है। दिल्ली, D4 दिल्ली कर लेना। दिल्ली में एक जगह पड़ती है मजनू का टीला, ठीक है ना, या फिर दिल्ली रिज के नाम से जिन्हें जानते हैं, वो भी अरावली पर्वत का ही भाग है। ठीक है ना भाई। अब देखो यहां ध्यान से देखना है, अगर मैं बात करूं मेरे साथी आपसे अरावली माउंटेन की, अरावली पर्वत की, तो ये जो अरावली पर्वत है ये एक विश्व का प्राचीन पर्वत है, तो भारत का भी पुराना है। तो ध्यान रखना है बेटा, अरावली पर्वत विश्व का प्राचीन पर्वत है, ओल्डेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है ना भाई, विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है। प्राचीन का मतलब पुराना, बुढ़ा पर्वत, सबसे प्राचीन पर्वत है, ओल्डेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। विश्व का प्राचीन पर्वत कौन सा है? आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अरावली माउंटेन विश्व के सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक है। ठीक है ना भाई। आगे बात करूं मैं बच्चे, तो इसे हम अवशिष्ट पर्वत के नाम से जानते हैं। ठीक है ना भाई, इसे क्या बोलते हैं हम बच्चे? इसे अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है बेटा? अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है। इसे अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है। अवशिष्ट पर्वत को बच्चे अंग्रेजी में कहते हैं रेजिडुअल माउंटेन। क्या बोलते हैं बच्चे? रेजिडुअल, DUAL, रेजिडुअल माउंटेन कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसे रेजिडुअल माउंटेन कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अवशिष्ट पर्वत का मतलब क्या होता है? अवशिष्ट पर्वत का मतलब होता है बेटा बचे कुचे पर्वत। बचे कुचे का मतलब जब आदमी पे बुढ़ापा आता है बेटा, तो बुढ़ापे में आदमी सिकुड़ जाता है। ऐसे ही अरावली पर्वत अब कहीं कहीं है क्या, अरावली पर्वत की कोई चोटी तो बेटा इतनी छोटी सी मिलेगी, कोई बड़ी मिलेगी, कोई थोड़ी छोटी मिलेगी, कोई और बड़ी मिलेगी, कोई थोड़ी छोटी मिलेगी, कोई बड़ी मिलेगी। यानी कि जैसे ही किसी चीज का निर्माण होता है तो बेटा उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखा जाता है। जब उस पर बुढ़ापा आता है, जो भी चीज इस दुनिया में बनी है उसका बच्चे समापन जरूर हुआ है, वो नष्ट जरूर हुई है। तो जब पर्वत जवान होते हैं, हिमालय जवान है, इसकी ऊंचाई बढ़ रही है, हिमालय पर जब बुढ़ापा आएगा हिमालय की चट्टानें टूटने लग जाएंगी और हिमालय एक दिन खत्म होने की कगार पे आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? तो कहने का मतलब क्या है, अवशिष्ट पर्वत का मतलब क्या है कि भैया बचे कुचे, यानी कि कहीं तो इसकी चोटी मिल जाएगी, कहीं थोड़ी छोटी है, कहीं खत्म ही हो गया है बिल्कुल, यानी कि बुढ़ापे में खत्म की कगार पे है। तो यानी कि अवशिष्ट पर्वत का मतलब क्या होता है? बचे कुचे पर्वत भी कहते हैं इसे हम, बचे कुचे पर्वत। बचे कुचे पर्वत से क्या तात्पर्य है? मतलब खत्म होने की कगार पे है, बुढ़ापा छाया हुआ है इस पे। ठीक है ना भाई। तो रेजिडुअल माउंटेन है, अवशिष्ट पर्वत है, कहीं ऊंची चोटी कहीं छोटी चोटी, यानी कि मामला खत्म की कगार पे, बुढ़ापा है इस पे। ठीक है ना भाई। अगर मैं बात करूं बच्चे इसकी हाईएस्ट पीक की, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वत की बेटा सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछे तो आपका आंसर आएगा बेटा गुरु शिखर। क्या नाम है? गुरु शिखर। गुरु शिखर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है ना भाई। क्या नाम है बेटा? गुरु शिखर, बहुत पूछी जाती है। और गुरु शिखर चोटी बेटा किस राज्य में पड़ती है? तो बच्चे ध्यान रखना है, एक माउंट आबू की पहाड़ी है, माउंट आबू, माउंट आबू की पहाड़ी है, और ये कहां पड़ती है बेटा? राजस्थान के अंदर। तो माउंट आबू की पहाड़ी राजस्थान में गुरु शिखर चोटी स्थित है। गुरु शिखर चोटी की बेटा जो हाइट है, ऊंचाई है, वो है 1722 मीटर। कितनी है बेटा? 1722 मीटर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखना है बेटा, यही गुरु शिखर चोटी के पास माउंट आबू पहाड़ियों में एक जैन धर्म का मंदिर है, जैन मंदिर है बेटा, एक जैन धर्म से जुड़ा हुआ
एक मंदिर है जिसका नाम है दिलवाड़ा मंदिर। क्या नाम है बेटा? दिलवाड़ा। तो दिलवाड़ा एग्जाम में क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है? दिलवाड़ा मंदिर किन पहाड़ियों में स्थित है? आप बताओगे माउंट आबू की पहाड़ी राजस्थान में, ठीक है ना। आपसे पूछेगा दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म के लिए प्रसिद्ध है? बेटा जैन धर्म का मंदिर है, ठीक है ना भाई। तो ध्यान रखना है अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर है। गुरु शिखर माउंट आबू पहाड़ी राजस्थान में स्थित है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। यही माउंट आबू की पहाड़ियों में जैन मंदिर है जिसका नाम है दिलवाड़ा मंदिर। और दिलवाड़ा मंदिर बेटा जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है भाई, बहुत अच्छे। ग्रीन कलर मत लिया करो, साफ नहीं दिखता है, ठीक है भाई, ग्रीन नहीं लेंगे अब। दिलवाड़ा जैन मंदिर है, बहुत अच्छे। चलो बात क्लियर हो गई होगी यहां तक। अब देखो मैं एक बात और आपसे कहूं बच्चे, अरावली पर्वत की ही एक भाग है, अरावली पर्वत का ही हिस्सा है रायसीना की पहाड़ी। और रायसीना की पहाड़ी बेटा कहां पड़ती है? दिल्ली के अंदर, ठीक है ना भाई। तो एक नीचे पॉइंट लिखोगे रायसीना हिल्स, रायसीना पहाड़ी, रायसीना पहाड़ी। अगर मैं बात करूं आपसे रायसीना हिल्स की, रायसीना पहाड़ी कहां है बेटा? दिल्ली के अंदर है, दिल्ली के अंदर, ठीक है ना भाई। किसका भाग है रायसीना की पहाड़ी? तो बच्चे ध्यान रखना है अरावली पर्वत का हिस्सा है, क्योंकि दिल्ली तक जाता है अरावली पर्वत, ठीक है ना भाई। किसका भाग है? अरावली पर्वत का हिस्सा है, अरावली पर्वत का भाग है। कौन भाग है अरावली पर्वत का? रायसीना की पहाड़ी, दिल्ली में है। और ध्यान रखना है बेटा जो प्रेसिडेंट हाउस है, राष्ट्रपति भवन है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा किन पहाड़ियों पर स्थित है? तो ध्यान रखना है प्रेसिडेंट हाउस, राष्ट्रपति भवन रायसीना की पहाड़ियों पर है। राष्ट्रपति भवन रायसीना पहाड़ियों पर स्थित है। ये क्वेश्चन आपको पॉइंट नोट कर लेना है। तो राष्ट्रपति भवन, प्रेसिडेंट हाउस, जहां राष्ट्रपति रहते हैं, ठीक है ना भाई, वो कहां रहते हैं बच्चे? आपका रायसीना की पहाड़ियों पर स्थित है राष्ट्रपति भवन, प्रेसिडेंट हाउस। रायसीना की पहाड़ी बच्चे कहां स्थित है? तो ध्यान रखना है आपका अरावली पर्वत पर स्थित है, ठीक है ना। अरावली पर्वत का ही भाग है, दिल्ली स्टेट के अंदर स्थित है, यूनियन टेरिटरी के अंदर, ठीक है ना भाई। बात क्लियर हो गई होगी यहां तक। अब देखो एक चीज और ध्यान रखनी है, आपसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे कि भैया अरावली पर्वत को दो भागों में कौन सी नदी बांटती है? तो ध्यान रखना है एक नदी बहती है बनास नदी राजस्थान के अंदर, ये अरावली पर्वत को दो भागों में डिवाइड करती है। तो लास्ट पॉइंट क्या बनता है? बनास नदी। कौन सी नदी बच्चे? बनास नदी अरावली पर्वत को, बनास नदी बेटा अरावली पर्वत को दो भागों में बांटती है, अरावली पर्वत को दो भागों में बांट देती है, दो पार्ट में डिवाइड करती है, ठीक है ना। तो दो भाग में डिवाइड करने का काम अरावली पर्वत को किस नदी का है? तो आपका आंसर आएगा बेटा बनास नदी। कहां बहती है? राजस्थान में। नदियों के बारे में डिटेल में आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है ना भाई। सर आपने तो इसका ऑपरेशन कर दिया, भवन पहाड़ी पर भवन है, रागनी गुप्ता। अबे गुड़िया एक बात बता, हिमालय पर्वत में इतने सारे गांव बसे हुए हैं, इतने सारे शहर बसे हुए हैं, हरिद्वार बसा हुआ है, ऋषिकेश बसा हुआ है, ठीक है ना, मसूरी बसा हुआ है। तो ये पहाड़ियों पे मैं तो एक भवन की बात कर रहा हूं बच्चे। भवन का मतलब एक हिल स्टेशन, हिल एरिया, वहां पर ये घर बनाया गया है, ठीक है ना भाई। एक कह रहे हैं सतीश कुमार कह रहे हैं रायसीना की पहाड़ी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? भैया रायसीना को तो रायसीना ही कहेंगे, पहाड़ी का नाम है। जैसे कि आपको सतीश कहो तो बेटा अंग्रेजी में भी सतीश हो, आप हिंदी में भी सतीश हो, उर्दू में भी बेटा सतीश हो। सतीश को शकुंतला थोड़ी ना कह देंगे अंग्रेजी में, तो नाम है पहाड़ी का। पहाड़ी को हिल्स बोलते हैं, रायसीना को रायसीना बोलते हैं, तो रायसीना हिल्स कह देंगे बस, ठीक है ना भाई। बहुत अच्छे। हाँ राष्ट्रपति भवन है बेटा। चलो आगे थोड़ा सा चीजों को पढ़ो। अब देखो यहां ध्यान से समझना है आपको। देखो ये मैंने आपको पढ़ाया बेटा कि अभी यहां अरावली माउंटेन था, आपका पढ़ाऊंगा मैं बहुत सारी चीजें, आप थक जाओगे, इतना पढ़ा दूंगा पर्वतों को तो मैं आपको, क्योंकि यहां से 50-60 प्रश्न बने हैं पिछले पेपरों में, ठीक है ना। तो यहां बेटा आपका बन गया, ये है आपका अरावली माउंटेन, अरावली पर्वत, बिल्कुल सही बात है जी। अरावली पर्वत के नीचे की साइड आओगे तो यहां एक मध्य प्रदेश में पर्वत है जिसका नाम है विंध्याचल पर्वत या फिर विंध्यान माउंटेन। और बच्चे विंध्यान पर्वत और विंध्याचल माउंटेन के बीच में यहां एक प्लेट्यू पड़ता है। प्लेट्यू बोले तो बेटा पठार पड़ता है यहां पे, जिसे बोलते हैं मालवा प्लेट्यू, मालवा का पठार, ठीक है ना भाई। ये क्या है आपका?
ये तो था आपका अरावली माउंटेन, ये है आपका मालवा प्लेट्यू, और ये है आपका विंध्यान माउंटेन। इसके नीचे आओगे बेटा, यहां एक पर्वत पड़ेगा जिसका नाम है सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा माउंटेन। ये 3 पार्ट में डिवाइड है सतपुड़ा पर्वत। यहां एक पर्वत है बच्चे जिसको बोलते हैं पश्चिमी घाट पर्वत, वेस्टर्न घाट माउंटेन। यहां एक पर्वत है बेटा जिसका नाम है पूर्वी घाट पर्वत। यहां एक पहाड़ी है बेटा जिन्हें बोलते हैं नीलगिरी की पहाड़ी, लेकिन अभी इतना ज्यादा नहीं बताऊंगा जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाओ। तो बच्चे सबसे पहले अरावली जान लिया, अरावली के बाद दूसरा नंबर आ जाते हैं विंध्य पर्वत, विंध्याचल पर्वत। ठीक है ना भाई, विंध्याचल पर्वत बोलो या फिर इसे आप विंध्य पर्वत बोलो, विंध्य पर्वत बोलो। ठीक है ना भाई, और हिंदी में लिखना चाहो विंध्यान माउंटेन, अंग्रेजी में विंध्यान माउंटेन, विंध्यान पर्वत। ठीक है ना भाई। अब ये जो विंध्यान पर्वत है इसका विस्तार केवल और केवल कहां पड़ता है आपका, मध्य प्रदेश राज्य में। तो विंध्याचल पर्वत या विंध्यान माउंटेन कहां पड़ता है बेटा, एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। सीधा सा क्वेश्चन पूछेगा विंध्य पर्वत किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में। विंध्य पर्वत क्या करता है बेटा, विंध्य पर्वत के ऊपर वाला जो इंडिया है इसे बोलते हैं उत्तर भारत, और विंध्य पर्वत के नीचे वाला जो भारत है उसे बोलते हैं दक्षिण भारत। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कौन सा ऐसा पर्वत है जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के विभाजन का, डिवाइडेशन का काम करता है। ठीक है ना भाई, तो यहां ध्यान से समझना है, विंध्यान पर्वत मध्य प्रदेश में है और विंध्यान पर्वत बच्चे उत्तर और दक्षिण भारत को विभाजित करता है, अलग करता है। विंध्यान पर्वत के ऊपर उत्तर भारत है, तो यह है नॉर्थ इंडिया यानी कि उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत, साउथ इंडिया एवं दक्षिण भारत, एवं दक्षिण भारत का, एवं दक्षिण भारत का विभाजन करता है, डिवाइडेशन करता है। ठीक है ना भाई, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत का विभाजन करने का काम किसका है, विंध्यान माउंटेन का। और ध्यान रखना है बच्चे, विंध्यान माउंटेन से ही रेड स्टोन, लाल पत्थर निकाला जाता है। रेड स्टोन आपने देखा होगा ना, आपका लाल किला बना हुआ है, लाल पत्थर। तो बच्चे लाल पत्थर भी कहां से मिलता है, जिसका निर्माण हम क्या करते हैं बच्चे, बिल्डिंग मटेरियल के लिए करते हैं, यानी कि बिल्डिंग बनाने के लिए करते हैं। तो लाल पत्थर यहां से निकाला जाता है, रेड स्टोन, लाल पत्थर निकाला जाता है यही विंध्यान पर्वत से। ठीक है ना भाई, जिसका निर्माण इमारत निर्माण में यूज किया जाता है। ठीक है ना। अगर मैं बात करूं, एक माइंस है जिनका नाम है पन्ना माइंस, पन्ना की खान। पन्ना की खान कहां पड़ती है बेटा, पन्ना की माइंस मध्य प्रदेश में पड़ती हैं। ये आपका विंध्यान माउंटेन के अंतर्गत आता है, पन्ना जिला। ठीक है ना भाई। पन्ना माइंस किसके लिए फेमस है बेटा, प्रोडक्शन फॉर डायमंड, हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है पन्ना माइंस। तो ये बात ध्यान रखनी है बच्चे आपको। एक छोटी सी चीज, सीधा सा क्वेश्चन बनता है, विंध्य पर्वत किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में। उत्तर और दक्षिण भारत का विभाजन करता है, लाल पत्थर इससे निकाला जाता है। पन्ना की खान जो हीरे के लिए प्रसिद्ध है बच्चे, मध्य प्रदेश के अंदर है। ये कहां आती है, विंध्यान माउंटेन में आती हैं। आप बत्ती बोत करती हो, बत्ती बोत क्या होता है सर जी? आपने सबसे कम तटीय सीमा गोवा आपने 106 किलोमीटर बताया, लेकिन हमने 101 देखा है, कौन सी सही है बेटा? मेरे अकॉर्डिंग तो 106 है। आप अपने अकॉर्डिंग सही मानते हो तो 101 लिख लीजिएगा, 106 को काट के। आपको भी तो हम गलत नहीं बता सकते। ठीक है भाई, क्या बुक में गलत लिखा है? कौन सा गलत लिख दिया है बेटा बुक में, ये तो बताओ। काफी क्लियर पढ़ाते हो सर आप, थैंक यू भाई, थैंक यू। उर्दू में पढ़ा दो सर जी। ठीक है बेटा, पढ़ाएंगे उर्दू में भी। सर आप यूपीएससी की तरह तैयार करवा दोगे? भैया देखो, पीसीएस लेवल का तो मैं आपको अब भी करवा रहा हूं। ठीक है ना भाई। आपने कहा था 600 मीटर से ऊपर पर्वत हैं, तो बच्चा गुरु शिखर की ऊंचाई तो 1722 मीटर है। तो यानी कि 600 मीटर से ऊंची ऊंची भी तो इसमें चोटियां हैं, तो इसका मतलब पर्वत है अरावली। ठीक है, चलो बात समझ में आ रहा है ना भाई। देखो ऐसा नहीं है यार, मैं एक एक चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, मैप भी बनाता हूँ साथ में, फिर उसके जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं सभी बताता हूँ। आप क्वेश्चन बनाइए। मैं कह रहा हूँ प्रीवियस ईयर के 99% क्वेश्चन आप किसी भी एग्जाम के बनाओगे
तो मेरे पढ़ाए हुए से बाहर नहीं मिलेगा। ना है तो बेटा कसम खा के आज बेटा चेक कर लो, प्रीवियस ईयर उठा लो, अगर एक भी क्वेश्चन जहां तक पढ़ाया है अगर बाहर चला जाए आपका, ठीक है ना। लेकिन ऐसे थोड़ी ना आके तुमने कुछ भी कह दिया तो मैं सुन लूंगा आपकी बात। बेटा मैं पूरी मेहनत करता हूं अपने कंटेंट के साथ, आपके साथ, तो आप भी चीजों को समझने की कोशिश करें और चीजों को अच्छे से समझें। तो विंध्यान माउंटेन हो गया बेटा। विंध्यान माउंटेन के बाद जो मैं पर्वत पढ़ाने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत बहुत, जिसका नाम है सतपुड़ा पर्वत। तो भैया यहां विंध्य पर्वत के इधर आओगे, दक्षिण में आओगे, 3 छोटी छोटी पर्वतमालाएं मिलेंगी, इन्हें मिलाकर क्या कहा जाता है बेटा? सतपुड़ा पर्वत कहा जाता है। अगला पर्वत जाल दोगे बच्चे, सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा माउंटेन, सतपुड़ा माउंटेन यानी कि सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत की अगर मैं बात करूं बच्चे, तो सतपुड़ा पर्वत के अंदर बेटा 3 पहाड़ियां आती हैं। अब मैं यहां पहाड़ियां बनाऊंगा, आपको बना लेनी है अपनी कॉपी में, ठीक है ना। ये एक पहाड़ी है, ये एक पहाड़ी है, ये एक पहाड़ी, इन तीनों पहाड़ियों को मिलाकर कहा जाता है सतपुड़ा पर्वत। यानी कि सतपुड़ा पर्वत में 3 पहाड़ी आती हैं बच्चे। सतपुड़ा पर्वत की जो पहली पहाड़ी है, पश्चिम से पूरब की तरफ चलोगे, इधर पश्चिम होता है, राइट हैंड साइड पूरब होता है, इन्हें कहा जाता है बच्चे राजपीपला। क्या कहा जाता है बच्चे? राजपीपला। ये जो पहाड़ी है बच्चे इन्हें कहा जाता है महादेव पहाड़ी। और बच्चे ये जो पहाड़ी हैं इन्हें कहा जाता है मैकाल पहाड़ी। क्या कहा जाता है बेटा? मैकाल। तो राजपीपला, महादेव और मैकाल 3 नाम हैं इनके। राजपीपला पहाड़ी बच्चे कहां पड़ती है आपकी? ये गुजरात और मध्य प्रदेश के अंदर आती है। महादेव पहाड़ी केवल मध्य प्रदेश में आती है और मैकाल पहाड़ी एमपी और छत्तीसगढ़ 2 राज्यों में आती है। एमपी और छत्तीसगढ़, ध्यान से समझना है। अगर मैं बात करूं बेटा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है सतपुड़ा पर्वत कैसा पर्वत है? जैसे कि अरावली पर्वत अवशिष्ट पर्वत था, हिमालय पर्वत वलित पर्वत था बच्चे, ये आपका सतपुड़ा पर्वत एक ब्लॉक माउंटेन। कैसा पर्वत है बच्चे? ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन अभी समझाऊंगा ब्लॉक माउंटेन क्या होता है बेटा। इसे हिंदी में कहते हैं बच्चे भ्रंश पर्वत। कैसा पर्वत है बच्चे? भ्रंश पर्वत का उदाहरण है। तो भ्रंश पर्वत का उदाहरण कौन सा पर्वत है? आपसे पूछेगा कौन सा पर्वत ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है? ऑप्शन होगा सतपुड़ा पर्वत। अब देखो ब्लॉक माउंटेन बनता कैसे है, ठीक है ना भाई। ब्लॉक माउंटेन बनता कैसे है ध्यान से समझना है। ये कोई जमीन थी, ये कोई जमीन थी। अब जमीन में हुआ क्या बेटा? किसी कारणवश जमीन नीचे खिसक गई। नीचे खिसक गई का मतलब 2 साइड से जमीन नीचे चली गई है और यहां गड्ढा हो गया है, गड्ढा, दोनों साइड गड्ढा हो गया। यानी कि भाई देखो इधर भी गड्ढा हो गया है यहां और इधर भी गड्ढा हो गया है। अब अगर आप तुम साइड से देखोगे, यहां खड़े हो जाओगे आप और यहां से देखोगे तो ये गड्ढे में खड़े होकर देखने पे ये ऊंचा ऊंचा दिखाई देगा, पर्वत की तरह दिखाई देगा, लेकिन ये वास्तव में पर्वत नहीं है। जमीन के नीचे खिसकने की वजह से पर्वत का निर्माण होता है बेटा, उसे हम ब्लॉक माउंटेन यानी कि भ्रंश पर्वत कहते हैं। तो जमीन खिसक गई और बच्चे इसके दोनों साइड में जो गड्ढे होते हैं, ये वाला गड्ढा और ये वाला गड्ढा, इसे कहा जाएगा बेटा रिफ्ट वैली। क्या कहा जाएगा? रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली, गड्ढे को क्या बोलते हैं बेटा? रिफ्ट वैली कहते हैं, यानी कि भ्रंश घाटी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? भ्रंश घाटी कहते हैं, भ्रंश घाटी। तो ये तो भ्रंश घाटी है और ये जो जबरदस्ती पर्वत बना है बेटा, इसे क्या कहेंगे? ब्लॉक पर्वत कहेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? ब्लॉक माउंटेन कहेंगे, यानी कि भ्रंश पर्वत कहेंगे। ध्यान से समझ लेना है। ये तो बना बेटा भ्रंश पर्वत, यानी कि दोनों साइड की जमीन नीचे खिसकने की वजह से। डायग्राम सा बना देना कोने में, खोपचे में एक, और समझ में आ जाएगा, जिससे आगे कभी दिक्कत ना हो। ठीक है ना भाई। अब देखो ध्यान से समझने, ब्लॉक पर्वत कैसे बनते हैं? दोनों साइड की जमीन नीचे खिसक गई तो जो गड्ढे बने उन्हें तो कहा जाता है रिफ्ट वैली, यानी कि भ्रंश घाटी। इन दोनों गड्ढों में नर्मदा और ताप्ती नदी बहती है। नर्मदा और ताप्ती भ्रंश घाटी में बहती है, यानी कि गड्ढे में बहती हैं। और ये जो पर्वत बना बच्चे, ये है आपका सतपुड़ा पर्वत, जो कि ब्लॉक माउंटेन यानी कि भ्रंश पर्वत का उदाहरण है। ठीक है ना भाई। तो ब्लॉक पर्वत समझ गए होगे, जमीन खिसकने की वजह से जो पर्वत दिखाई दे उसे ही ब्लॉक माउंटेन कहा जाता है। अब देखो यहां ध्यान से देखना है, जो आपका सतपुड़ा पर्वत है बेटा, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है बेटा धूपगढ़। धूपगढ़ चोटी, तो यहां मैंने बना दी है आपकी धूपगढ़। धूपगढ़ की जो ऊंचाई है बेटा ये है 1350 मीटर। ठीक है ना। ये किस राज्य के अंदर पड़ती है बेटा? तो ये पड़ती है मध्य प्रदेश के अंदर।
पहला क्वेश्चन बनेगा आपसे, आपसे पूछेगा सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपका आंसर आएगा धूपगढ़। दूसरा क्वेश्चन बनेगा बच्चे आपसे, पूछेगा आपसे मध्य प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो बच्चे धूपगढ़ सतपुड़ा पर्वत की भी सबसे ऊंची चोटी है और धूपगढ़ बच्चे मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है। आपसे पूछ लेगा धूपगढ़ चोटी किन पहाड़ियों में पड़ती है, आपका आंसर आएगा महादेव पहाड़ी। आपसे क्वेश्चन पूछ ले सतपुड़ा पर्वत की सबसे पूर्वी पहाड़ी कौन सी है, ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है, पश्चिम दिशा है बच्चे, ठीक है ना भाई। तो बच्चे ईस्ट में कौन सी है बेटा, पूर्वी पहाड़ी मैकाल पहाड़ी है, और सबसे पश्चिमी पहाड़ी राजपीपला पहाड़ी है। राजपीपला पहाड़ी गुजरात और मध्य प्रदेश में। सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है ना भाई। अब देखो एक चीज और समझनी है बच्चे, तो यहां पर दो फैक्ट आपको अपने हाथ से नोट कर लेने हैं। यहां पर इतना मैप तो आपको अपनी कॉपी में बनाना ही है, 2 पॉइंट लिखने हैं। धूपगढ़ मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बनता है बच्चे धूपगढ़ सतपुड़ा पर्वत की भी सबसे ऊंची चोटी है, और ये दोनों क्वेश्चन कम से कम बेटा 10 बार एग्जाम में पूछे गए, 10 बार, ठीक है ना भाई। सर मैं पहली बार ज्योग्राफी पढ़ रहा हूं, मिर्जापुर में भी ये विंध्याचल पर्वत है बेटा, नहीं है मिर्जापुर में, कुछ एरिया पहुंचता है यूपी में, लेकिन यूपी नहीं पूछा जाता एग्जाम में। ऑप्शन होगा मध्य प्रदेश होगा, 10 बार क्वेश्चन बना है तो एमपी ही ऑप्शन मिला है आपको, ठीक है ना। तो और जगह आपको भटकना नहीं है, जो चीज बता रहा हूं उसमें एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो गलत होगा, ठीक है ना भाई। अब देखो यहां समझो बेटा, इन मैकाल पहाड़ियों में भी एक ऊंची चोटी है बेटा, यहां पर भी एक चोटी है मैकाल पहाड़ियों में। मैकाल पहाड़ियों में जो चोटी है बेटा उसका नाम है अमरकंटक। अमरकंटक, अमरकंटक चोटी क्यों फेमस है बच्चे, ये भी मध्य प्रदेश में अमरकंटक चोटी। यहां से बेटा 2 नदियों का उद्गम होता है अमरकंटक चोटी से, तो अमरकंटक लिख देना और यहां डालना हेडिंग अमरकंटक चोटी। आप लिखना अमरकंटक चोटी मध्य प्रदेश में है और यहां से 2 नदियों का उद्गम होता है। तो अमरकंटक चोटी से बेटा 2 रिवर्स निकलती हैं, 2 नदियां निकलती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नदी निकलकर किधर चली जाती है बेटा, एक नदी एंजॉय करते हुए चली जाती है इधर की साइड में, ठीक है ना, पश्चिम की तरफ ये जा रही है नदी। इस नदी का नाम है बेटा नर्मदा। क्या नाम है, नर्मदा नदी। और एक नदी चली जाती है बेटा निकल के इधर से इधर को, इस नदी का नाम क्या है, इस नदी का नाम है बेटा सोन नदी। सोन गंगा की सहायक नदी है, आपको पता होगा, आगे चल के डिटेल में बताऊंगा। तो अमरकंटक नदियों, अमरकंटक चोटी से 2 नदियों का उद्गम होता है, नर्मदा और सोन, अपनी कॉपी में लिख लेना। अब देखो भाई एक चीज आपको जो और बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, सतपुड़ा पर्वत के, देखो ये वाली दिशा नॉर्थ होती है बेटा और ये वाली नीचे वाली साउथ होती है। सतपुड़ा पर्वत के नॉर्थ में बहती है नर्मदा नदी और दोनों साइड में सतपुड़ा पर्वत के गड्ढे हैं। आपको मैंने बताया कि सतपुड़ा पर्वत एक ब्लॉक माउंटेन है, तो इधर भी गड्ढा है, इधर भी गड्ढा है, और इधर बहती है बच्चे ताप्ती नदी। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे पूछेगा सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में कौन सी नदी बहती है, नर्मदा नदी। सतपुड़ा के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है बेटा, ताप्ती नदी। सतपुड़ा पर्वत किन 2 नदियों के बीच में है, तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में है सतपुड़ा पर्वत। तो बेटा एक क्वेश्चन, एक पॉइंट आपको और नोट करना है अपनी नोटबुक में, सतपुड़ा पर्वत नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में स्थित है। एक पॉइंट और लिखना है, सर जी अमरकंटक छत्तीसगढ़ में। बेटा अगर सच्चाई वाली बात बताऊं तो अमरकंटक चोटी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे है, लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि अमरकंटक चोटी कहां है, तो बेटा आंसर मध्य प्रदेश ही लगाना है और मध्य प्रदेश ही पूछा गया है। तो कुछ एरिया अमरकंटक चोटी का बच्चे छत्तीसगढ़ में आता है और ज्यादा एरिया मध्य प्रदेश में आता है, ठीक है ना भाई। तो कहने का मतलब क्या है बच्चे, यहां ध्यान रखना है, सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में नर्मदा नदी और सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है। तो सतपुड़ा पर्वत किन 2 नदियों के बीच हुआ, नर्मदा और ताप्ती के। तो एक पॉइंट लिखना है, सतपुड़ा पर्वत नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में स्थित है। एक लास्ट पॉइंट आपको और बताऊंगा बच्चे, यहां पर एक पर्यटक स्थल है। पर्यटक स्थल समझ रहे हो ना, पहाड़ों के बीच जो शहर होता है बेटा वही पर्यटक स्थल होता है। और ये पर्यटक स्थल कहां पड़ता है बेटा, ये पड़ता है आपका महादेव पहाड़ियों में। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है बच्चे पंचमढ़ी। क्या नाम है बच्चे, पंचमढ़ी। आपसे पूछेगा पंचमढ़ी हिल स्टेशन पर्यटक स्थल कहां स्थित है, तो पंचमढ़ी हिल स्टेशन मध्य प्रदेश में महादेव पहाड़ियों में स्थित है। ये इतना खतरनाक लगता है बेटा दिखने में, घूमने जाते हो ना, यहां से सूर्य अस्त और सूर्य उदय का नजारा देखना मनमोहक होता है। आपका कभी ब्याह हो गलती से बेटा तो आप एक बार जरूर घूमने जाइएगा।
ठीक है ना भाई। बिल्कुल बेटा, पीडीएफ में भी मिलेंगे सारे पॉइंट जो भी मैंने आपको बोले हैं। सर मैं नोएडा आ रहा हूं, मजा आ रहा है मिलने में, मुझे मिलना है आपसे। मिल लेना, कोई दिक्कत नहीं है अभिषेक गुड्डा, बिल्कुल मिलिएगा। मैं ऐसा थोड़ी ना कोई सेलिब्रिटी हूँ, मैं आपका भाई हूँ। आप जब चाहो तब मिल लीजिएगा, कभी भी आ जाइएगा। आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, कॉल कर दीजिएगा ऑफिस नंबर पे, जब भी आप मिलने आओगे मैं जरूर मिलूंगा, ठीक है ना भाई। सौरभ चौधरी नाम ले दिया है भाई, ठीक है ना। तो एक पॉइंट आप लिखोगे, पंचमणि पर्यटक स्थल महादेव पहाड़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। पंचमणि पर्यटक स्थल महादेव पहाड़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। इसे सतपुड़ा की रानी, क्वीन ऑफ सतपुड़ा भी कहा जाता है। यानी कि इतनी सुंदर रानी किसे कहते हैं, ऐसे थोड़ी ना है जिसकी शकल पे 12 बज रहे हो, दिखने में आड़ी टेढ़ी हो, उसे रानी बना लेगा राजा कोई। बेटा रानी उसे कहा जावे जिसमें कोई क्वालिटी हो। क्वालिटी का मतलब दिखने में ऐसी, ओ हो कितनी खूबसूरत है रानी, ठीक है ना भाई। ऐसे थोड़ी ना रानी काली पड़ रही है। तो बच्चे इसे क्वीन ऑफ सतपुड़ा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये देखने में इतना मनमोहक है। सूर्यास्त, सूर्य उदय देखोगे एकदम नजारा एकदम जबरदस्त वाला। तो बच्चे आपसे पूछेगा क्वीन ऑफ सतपुड़ा किसे कहा जाता है, पचमढ़ी हिल स्टेशन को, ठीक है ना भाई। इसे क्या बोलते हैं, क्वीन ऑफ सतपुड़ा, यानी कि सतपुड़ा की रानी कहते हैं। तो आपसे पूछेगा, क्या क्या पूछेगा, पंचमढ़ी कहां है, मध्य प्रदेश में। पचमढ़ी किन पहाड़ियों में, महादेव पहाड़ियों में। सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है, तो पचमढ़ी हिल स्टेशन को। बात समझ में आ रहा है ना, बहुत अच्छे। तो आशा करता हूं भाई कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। सर आपसे प्यार हो गया है, विक्की कुमार शाह, मुझे भी बहुत प्यार है भाई आपसे, ठीक है भाई। सुखदेव रावत हैं, जितेंद्र सिंह हैं, बहुत अच्छे। अभिषेक भाटी हैं, अशोक भाटी हैं, ज्योति जी हैं, चलो बहुत बढ़िया। रिपीट कर दो, अरे भाई रिपीट कितना करूं, और बताओ। जो आपका सतपुड़ा पर्वत है उसमें 3 पहाड़ी आती हैं, राजपीपला, महादेव और मैकाल। राजपीपला गुजरात और मध्य प्रदेश, महादेव मध्य प्रदेश, मैकाल एमपी और छत्तीसगढ़ में। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है, मध्य प्रदेश में। ये सतपुड़ा की भी सबसे ऊंची चोटी है, मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है। सतपुड़ा पर्वत एक ब्लॉक पर्वत है, भ्रंश पर्वत है। इसके दोनों साइड की जमीन नीचे खिसक गई है और ऐसे पर्वत को ब्लॉक माउंटेन यानी कि भ्रंश पर्वत कहा जाता है। दोनों तरफ जो गड्ढे हो जाते हैं उसे रिफ्ट वैली यानी कि भ्रंश घाटी कहा जाता है। और बच्चे यहां जो मैकाल पहाड़ी है इसकी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। अमरकंटक से 2 नदियां निकलती है, नर्मदा और सोन। नर्मदा नदी सतपुड़ा के उत्तर में बहती है, ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है। सतपुड़ा पर्वत नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में। पचमढ़ी हिल स्टेशन महादेव पहाड़ियों में मध्य प्रदेश में स्थित है। इसकी खूबसूरती के कारण इसे क्वीन ऑफ सतपुड़ा कहा जाता है, ठीक है ना भाई। अब बेटा क्लास में मजा आ रहा हो तो बताया करो कि हाँ भाई मजा आ रहा है, ठीक है ना। और क्लास में अगर कोई कमी लगे तो भाई कमी बता दिया करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करे जाओ, कोई भी बुक उठा लो, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत हो मैं हूं आपके साथ, ठीक है ना। मुझे क्वेश्चन भेजिएगा और मैं एक बार जबरदस्त तरीके से आगे चीजों को और भी बताऊंगा, ठीक है ना भाई। गोली आप आकर गोली पचमढ़ी गोली लगती है, ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं बच्चे। सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, लव यू।